जिगर भाई एक चीज बताइए, अब हम गुजरात का थोड़ा, क्योंकि इस हरदम इसको तार्किक रूप से बिल्किस बानो में जिस तरह से उन 11 लोगों को छोड़ा गया था जिन्होंने जिन्होंने मतलब वो तो अब बार बार उसको रिपीट करने में मुझे शर्म आती है। रेप और हत्या और सामूहिक रेप और क्या क्या नहीं किया था, हैवान हो गए थे, उनको एक तरफ छोड़ा जा रहा है। तो भाई पॉलिटिक्स तो दूसरे दल को भी करनी है, आप एक ही दल को थोड़ी पॉलिटिक्स करनी है। मैं थोड़ा आज एक अपने दर्शकों को भी बता दूं और आपका रिएक्शन भी ले लूं। आज अजीब सी एक चीज हुई, जब हाईकोर्ट में आज राहुल गांधी की पिटीशन दाखिल हुई, तो इधर से जब ये कहने लगे कि भाई इसको अर्जेंट बेसिस पे या क्या, तो उधर से पब्लिक सरकारी वकील साहब खड़े होकर उधर से आर्ग्यूमेंट करने लगे। तो इन्होंने कहा कि ये आपसे क्या मतलब भाई, ये तो प्राइवेट आदमी की कंप्लेन है। तो यहां तो बेशर्मी के साथ बीजेपी इसका इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो जज साहिबा थी उन्होंने अपने को इससे रिक्यूज कर लिया। बिल्कुल साफ इंडिकेट कर रहा है कि उनको अगर गुजरात में रहना है तो या तो भाजपा जैसा कहेगी वैसा ऑर्डर दीजिए, नहीं तो अपने को उससे किनारे कर लो। ये यही इंडिकेशन है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बिहार और गुजरात में इतने हीनियस क्राइम, मेरे एक दर्शक लिख रहे हैं कि नीतीश जी ने अगर इसको रिलीज किया तो पहले नियमों में बदलाव किया, उसको लेजिटिमाइज किया। वो लेजिटिमाइज होना सही है या गलत है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन फिर छोड़ने की प्रक्रिया की। गुजरात में तो कोई लेजिटिमाइज नहीं, मेरी लाठी मेरी भैंस किसकी दम है, मैंने छोड़ दिया, जो करना है कर लो, मैं उसको मंच पे भी बिठाऊंगा। ये थोड़ा सा गुजरात के बारे में मैं फिर समझना चाहता हूं। और आपने भी बताया था, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वहां का जनरल पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं, उनको लगता है ठीक है छोड़ दिया छोड़ दिया। जिगर साहब, दोनों चीजों के जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, आपकी बात से। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी की तरह पूरे देश में कानून व्यवस्था चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और धारापुरी साहब ने जो बताया वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ऐसे राज में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर हमें आगे अभी लोगों को अच्छा लग रहा हो शायद कि चलो बुलडोजर चला दिया या कहीं कोई एनकाउंटर हो गया। लोगों को ये नहीं समझ आ रहा या पता नहीं है कि कल शायद वो घर आपका भी हो सकता है। कल अगर कोई ऐसे तत्व है जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है, वो आपके घर पर भी आ सकते हैं। तो ये एक समाज पूरा जो एक जिसे हम सोशल फैब्रिक कहते हैं या एक जनरेशनल डैमेज कहते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, वो साफ स्पष्ट बात है। मैं आपको कल परसों का ये किस्सा बताता हूँ सर कि यहाँ पर अहमदाबाद में एक पूरा बहुत बड़ा बस स्टैंड है, बस डेपो है, जहाँ से पूरे स्टेट में जो सारी बसेस जाती है, गोमतीपुर एरिया है। वहां पर आप देखिए, उसका एक वीडियो रिलीज हो रहा है और 2 दिन से वायरल खूब हो रहा है। कम से कम मतलब 12-15 साल के कुछ बच्चे हैं, वो वहां पे एक जैसे कहते हैं कि दादागिरी करके पैसे मांग रहे, धमाल कर रहे, अपना रौफ दिखा रहे। और पुलिस या कोई भी लोग आसपास खड़े, वो शायद ना कोई उसके ऊपर कार्यवाही कर रहे, आसपास के लोग भी डरे सहमे हुए, वो भी कुछ नहीं कर रहे। अब ये जो बात इंडिकेट करती है वो ये साफ है कि पूरे समाज में अगर छोटे बच्चे भी अगर इस तरीके से लेवल पे आ गए जहां पर शिक्षा का महत्व नहीं होगा, सिस्टम का महत्व नहीं होगा और सिर्फ मार काट का ही महत्व होगा, तो मुझे लगता है आगे आने वाली नस्ल जो है उसको काफी बड़ी तकलीफ हो सकती है। अब जो आपने मुझे प्रश्न पूछा उस पर मैं आता हूँ। बिल्किस बानो केस में वो हम बिल्कुल, मैं भी नहीं दोहराता क्योंकि वो बात करना भी बहुत अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि उस केस में छोड़े गए जो आरोपी है उनको मंच पर बैठे हुए हमने फोटोग्राफ देखे हैं, वीडियोस देखे, और वो बहुत ही धड़ल्ले से बोलते हैं और काफी गुरूर से बोलते हैं कि हाँ मैंने ये किया वो किया और इस तरीके से। तो कभी कभी ये लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और एक बात जो आपने बताई वो भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता का जो रुख गुजरात में होना चाहिए, ऐसे कोई भी मामलों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो नहीं है। और उसका एक स्पष्ट उदाहरण है मोरबी का जो पुल का दुर्घटना हुई, उसमें 135 से ज्यादा लोग मर गए, बहुत भयानक मौत मरे हैं पूरे पुल टूटने से। उसके अंदर जो भी एक्यूज थे वो एक तो पहले शुरुआत में छोटे छोटे लोगों को पकड़ लिया, जो सबसे बड़ा मेन व्यक्ति था वो 3-4 महीने बाद उन्होंने अपने आप सरेंडर किया, पता नहीं क्या जोड़ तोड़ हो गया होगा। उसके बावजूद जो सबसे बड़ी चीज हुई वो उसके बावजूद ये है कि मोरबी की सारी विधानसभा क्षेत्र में जो भी सीट है वो बीजेपी अच्छे बहुमत से जीत गई। अब ये किस तरीके से जीती वो सिर्फ वही जाने, पर एक बात ये स्पष्ट है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। और यही बात गोल घूम फिर के आ रही है कि जब लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जैसे बिहार में हुआ कि नीतीश कुमार जी ने एक लॉ चेंज किया उसके बाद छोड़ा, पर ये बात मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि चाहे कोई भी सत्तावान व्यक्ति हो, कोई थोड़े पैमाने पे या कोई बड़े पैमाने पे, आज की तारीख में वो सत्ता का जबरदस्त दुरुपयोग कर रहे, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी की तर्ज पर हर एक स्टेट में अपना अपना दबदबा बनाए हुए है। और पुलिस प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो,
हो, आईएएस आईपीएस लॉबीज हो, वो उनका जो जिसे कहते हैं एक माइंडसेट कहाँ किस नेता के साथ सेट होता है, उस हिसाब से पूरे प्लानिंग्स होते हैं। ये भी हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ा इलेक्शन आने वाला होता है, एक साथ 100 बदलियां हो जाती है, तबादले हो जाते हैं। अपने-अपने जो भी फेवरेबल जो आईएएस आईपीएस या कैडर के लोग हैं, वो अच्छी-अच्छी जगह सेट हो जाते हैं, ताकि इलेक्शन के टाइम पे जो पूरी सिस्टम सेट करनी है, वहां पर सत्ताधीश जो पार्टी है उसको कोई दिक्कत ना हो। अब ये सारी जो सिस्टम है, उसको सिस्टम को सिर्फ या तो 2 ही लोग सुधार सकते हैं, या तो नेता खुद सुधारे, या फिर मुझे लगता है आम आदमी जो है उसके अंदर इतनी हिम्मत या हैसियत नहीं है। पर इसको सुधारने का जो मादा रखते हैं, वो मुझे लगता है आईपीएस आईएएस लॉबी रखता है, जरूर रखता है। अगर वो अपनी रीढ़ की हड्डी, जैसे दारापुरी साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है, अगर वो अपनी रीढ़ की हड्डी सही रखे और ऐसे कोई भी चीज के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करे, तो मेरा ख्याल से कहीं कोई रे ऑफ होप दिखेगी। अदरवाइज ये एनकाउंटर या बाकी जिस तरीके से जो पूरा सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम आज की तारीख में लोगों को भले तालियां बटोरने में काम आ रहा होगा कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद उन्हें ये नहीं पता है कि कल उठ के वो गोली आपके ऊपर भी आ सकती है। अब जिस दिन आती है तब उन्हें पता चलता है। और वो साफ एक उदाहरण हमने यूपी में देखा, जब जो माइनॉरिटीज के घर पे बुलडोजर चल रहे थे और एक ब्राह्मण जो पूरा परिवार था, उसकी माँ और बेटी वहां, वो पूरे प्रशासन के द्वारा उनकी झोपड़ी जलाई गई और वो झोपड़ी के अंदर वो दोनों भी जलकर मर गए। तब ये जो समाज के ठेकेदार है, जो हिंदू मुस्लिम या ब्राह्मण या दलित या अगड़ा पिछड़ा करते हैं, वो कहाँ थे, वो बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है उसमें प्रशासन को एक अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। और उसका सिंपल सा एक रीजन ये है कि नेता तो पढ़े लिखे होते भी और नहीं भी होते, पर प्रशासनिक लोग तो बिल्कुल पढ़े लिखे होते, सेंसिबल होते। तो मुझे लगता है उन्हें तो अपना रीढ़ का हड्डी और अपनी जो सूझबूझ है उसका इस्तेमाल करके एटलीस्ट ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए जिस सिस्टम पे लोगों को भरोसा हो। अदरवाइज ये आगे आने वाला समय है, वो इतना खतरनाक हो सकता है, शायद हम लोग डिबेट करने के भी, शायद हमारे पास ऐसे ही मुद्दे आए रोज कि जिस पर डिबेट करने में हमें शर्म आए कि यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया। पर आम आदमी की जान माल की सलामती नहीं है, वो हर जगह स्पष्ट दिख रहा है। और एक बात जो आपने बताई कि यहाँ पर कोर्ट में जैसे राहुल गांधी के साथ हुआ और उसी जज को तुरंत प्रमोशन मिल गया, वो बात एडवोकेट हितेश गुप्ता जी ने बताई थी जब हम डिस्कशन डिबेट में लास्ट टाइम थे तब। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, गुजरात में ये माहौल है, बहुत समय से है। जो फेवरेबल या लाइकवाइज माइंडसेट वाले लोग हैं, वो बिल्कुल उनका प्रमोशन होता है और बिल्कुल उन्हें सहूलियत सारी मिल जाती है। और मेरे ख्याल से ये जो सिस्टम सेट हो गया है, उसमें आज की तारीख में विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष भी बिल्कुल मरी हुई हालत में या फिर सेटलमेंट वाली हालत में। तो जब तक लोग नहीं जागेंगे, विपक्ष नहीं जागेगा, और सबसे बड़ी बात, जब पढ़े लिखे और पावरफुल लोग, प्रशासनिक लोग नहीं जागेंगे, अपनी जो लालच है या सत्ता लालसा है या जो पैसे बनाने की होड़ है, उसमें से बाहर नहीं आएंगे, तो ये समाज और बिगड़ता जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जी सर। जी 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 जिगर साहब, बहुत स्पेसिफिक सा प्रश्न है। यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि वहां की आईएएस एसोसिएशन जो है वो लामबंद हो रही है और वो इसके खिलाफ खड़ी हो रही है। आप गुजरात से हैं, गुजरात में कितने आईपीएस अफसर को आज जेल में डाला गया है, कितने लोगों के साथ क्या क्या किया गया है, तो ये सेलेक्टिव कैसे हो सकता है? वहां की ना आईएएस आईपीएस एसोसिएशन तो बिल्कुल चैन से है, और वहां की आईएएस आईपीएस एसोसिएशन पूरे देश को रूल कर रही है, हमारे उत्तर प्रदेश तक आ गए हैं, यहाँ के मंत्री भी बन गए हैं। तो ये मतलब गुजरात में आईएएस आईपीएस एसोसिएशन कहती है कि नहीं नहीं ये सब ठीक है, जब बिहार आता है तो आईएएस आईपीएस एसोसिएशन जो है वो कहती है नहीं नहीं ये हमारे साथ गलत हो रहा है। ये जरा क्या है, ये गुजरात मॉडल को अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा और समझाइए इसको। सर ये एक्चुअली पहले पिछली भी कई डिबेट्स में हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं, पर मेरे ख्याल से कुछ छोटे छोटे बिंदु में बात हुई है। इसका डिटेलिंग सिर्फ इतना है, जो मैं एक वाक्य में हमेशा कहता हूं कि शायद पूरे जो आर्थिक पावर है या पॉलिटिकल पावर है या धार्मिक पावर है, वो सारा गुजरात की तरफ शिफ्ट करने की अगर बात चल रही है, उसकी कड़ी के रूप में मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, मैं जिगर जी आपका क्योंकि कंप्लीट करें आप, हम लोग जिगर जी आपका कनेक्शन वो हो गया था, ये जी इस पे बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेरी सॉरी, यहाँ पर काफी हैवी बारिश है तो कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है कब से। जो मैं कह रहा था सर वो वही है कि गुजरात को एक सेंट्रलाइज एक पूरे जो सारे पावर्स है वो शायद सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। फाइनेंशियल पावर आप देखिए, चाहे कोई भी बड़े उद्योगपति हो, जिस तरीके से गुजरात में उनके हब है। और जो मैं बता रहा था कि एसजीएक्स निफ्टी भी मेरे ख्याल से अगले महीने में यहाँ पर गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में कार्यरत हो जाएगा, जो पहले सिंगापुर से हुआ करता था। तो ये सारी जो कवायद है, जो भी प्रकार का काम होगा, मुझे लगता है ये सेंट्रलाइज करने की कोशिश है, चाहे कोई भी फाइनेंशियल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, वो गुजरात से ही ड्रिवन हो। और
और उसके साथ में आईएएस आईपीएस की जो पूरी लॉबी है वो इनकी विश्वास पात्र हो, जो 20 साल से उनके साथ काम कर रही है। और ये जो पूरा तंत्र सेट करने की कोशिश है, मुझे लगता है ये शायद आने वाले कुछ समय भी हमको दिखाई देगी, पर ये पूरे भारतवर्ष में सक्सेसफुल होगी कि नहीं, उसमें मुझे बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि हर एक जगह अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग नेता है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में, अपने राज्यों में माहिर है। तो मुझे नहीं लगता है ये इतने सक्सेसफुल हो गए जिस तरीके का इतना पूरा प्रयास वो 20 वर्षों से कर रहे हैं। जी।